नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग यूपीपीसीएस प्रीलिम्स एग्ज़ाम 2023 के लिए सामान्य अध्ययन पेपर का दूसरा मॉडल पेपर हल करेंगे। इसके पहले सामान्य अध्ययन का पहला मॉडल पेपर हल कराया जा चुका है, तो जो लोग नहीं देखें आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ से आपको वीडियो मिल जाएगा। साथ में करेंट अफेयर्स और यूपी स्पेशल का भी वीडियो अपलोड किया गया, तो उसे भी आप देख सकते हैं। तो टोटल आपको इसमें जीएस पेपर में 150 सामान्य अध्ययन के क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे। और आपको पता होगा कि यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम 14 मई 2023 को यह परीक्षा संभावित है। और यूपीपीसीएस एग्ज़ाम में निगेटिव मार्किंग भी होता है, वो 1/3 यानी कि 1/3 ऋणात्मक मार्किंग भी है इसमें। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो को आप लोग लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। तो आप देख सकते हैं ये मॉडल पेपर है यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2023 का, जो सामान्य अध्ययन का पेपर होता है, और 14 मई 2023 को इसकी संभावित परीक्षा तिथि है। तो पहला जो क्वेश्चन है आज का, आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे दिख रहा होगा, थोड़ा सा इसे जूम किया जाए तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन क्या दिया गया है? तो भारत के गवर्नर जनरल को राज्य के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया था। दूसरा दिया गया, गवर्नर जनरल के पास किसी विधेयक को वीटो करने का अधिकार सुरक्षित था। तो आपको इसमें बताना है कि कौन सा सही कथन होगा इसमें कोड से। तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के संदर्भ में जो दिया गया है, तो पहला जो दिया गया है कि भारत के गवर्नर जनरल को राज्य के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया था, बिल्कुल सही है। और दूसरा कि गवर्नर जनरल के पास किसी विधेयक को वीटो करने का अधिकार सुरक्षित था, तो दोनों ही सही है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के संदर्भ में। तो सी विकल्प यहाँ पे सही होगा, 1 और 2 दोनों सही हैं। दूसरा प्रश्न है कि भारत में उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हुए नीचे दी गई नदियों का निम्नलिखित में से सही अनुक्रम कौन सा है। यानी कि भारत में आप उत्तर से दक्षिण की तरफ जाते हैं तो कौन कौन सी नदी आपकी पड़ेगी, क्रम से आपको यहाँ पे बताना है। तो सबसे जो उत्तर में यहाँ पे होगा वो श्योक नदी होगा, उसके बाद जास्कर नदी पड़ेगा, उसके बाद आपका स्पीति, फिर सतलज नदी। यानी कि जम्मू कश्मीर लद्दाख की नदियां दी गई हैं सबसे उत्तर में। आपको पता होगा कि भारत में जम्मू कश्मीर और लद्दाख है, तो श्योक है, जास्कर, स्पीति और सतलज नदी। सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। अगला क्वेश्चन है, कयाल क्या है? तीसरा जो प्रश्न पूछा गया है, कयाल क्या है? तो ये लैगून झील, जो केरल के लैगून झील हैं, इनको कयाल भी कहा जाता है। ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पे। चौथा प्रश्न यहाँ पे मिलान करना है। एक तरफ संस्था दिया गया है, दूसरी तरफ उनकी अवस्थिति दी गई है, और कोड के माध्यम से आपको बताना होगा कि कौन सा विकल्प यहाँ सही होगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले दिया गया केंद्रीय टसर अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पे है? तो यह आपका रांची में है, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे चौथा। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान, तो यूपी स्पेशल में कराया भी गया है, ये आपका कानपुर में है, तो बी का हो जाएगा तीसरा। और राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान कहाँ है? तो यह कटक उड़ीसा में है, यहाँ पे सी का हो जाएगा दूसरा। और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, तो ये आपका नई दिल्ली में है, डी का हो जाएगा पहला। 4 3 2 1, तो ऑप्शन आप देख सकते हैं 4 3 2 1, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अब देखते हैं कि यहाँ पे भी मिलान करना है, और एक तरफ दिया गया है मौर्यकालीन राज्य और दूसरी तरफ उनकी राजधानी दी गई है। तो सबसे पहले दिया गया है कलिंग, तो कलिंग की राजधानी आपका तक्षशिला हो जाएगा यहाँ पे, ए का पहला। प्राची की राजधानी पाटलिपुत्र होगा, बी का दूसरा। उत्तरापद की राजधानी उज्जैनी थी, सी का हो जाएगा तीसरा। और अवंती का राजधानी है तोसली, डी का हो जाएगा चौथा। यानी कि ये क्रम से ऑलरेडी मिला हुआ 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 आप देख सकते हैं कि सी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि संघीय मंत्रिपरिषद के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन आप देख सकते हैं। तो सबसे पहला दिया गया है कि मंत्रिपरिषद का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है, तो बिल्कुल सही है, मंत्रिपरिषद का प्रमुख जो होता है वो प्रधानमंत्री होता है। राष्ट्रपति को उनके कार्य निष्पादित करने में मंत्रिपरिषद परामर्श देती है, ये भी सही है। और मंत्रिपरिषद द्वारा दिया गया परामर्श न्यायिक समीक्षा के अधीन
होता है। तो ये आपका जो है गलत हो जाएगा। यहाँ पे मंत्रिपरिषद द्वारा दिया गया परामर्श ये न्यायिक समीक्षा के अधीन नहीं होता है। और चौथा है कि किसी परामर्श पर पुनर्विचार करने के लिए राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद से कह सकते हैं। तो बिल्कुल कह सकते हैं। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया था कौन सा सही नहीं है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही नहीं है। 7वां प्रश्न है कि फरवरी 2023 में आयोजित वर्ल्ड शूटिंग चैंपियनशिप में भारत के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक हासिल किया है? तो रुद्राक्ष पाटिल ने। यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। फरवरी 2023 में आयोजित हुई वर्ल्ड शूटिंग चैंपियनशिप जिसमें भारत की तरफ से जो है रुद्राक्ष पाटिल ने स्वर्ण पदक इसमें जीता है। और जनवरी 2023 में कौन सा जिला देश का पहला संविधान साक्षर जिला बन गया है? तो ये है कोल्लम जिला। बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। कोल्लम जिला ये देश का पहला संविधान साक्षर जिला बन गया है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण पूछा जा सकता है। और भारत में तृतीयक क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित हैं? पहला दिया गया व्यापार एवं परिवहन, दूसरा है वानिकी और मत्स्यिकी, तीसरा वित्त पोषण एवं व्यवसाय सेवाएं, चौथा है मनोरंजन एवं विदेशी क्षेत्र। तृतीयक क्षेत्र के बारे में पूछा गया है इसमें। तो व्यापार एवं परिवहन तृतीयक क्षेत्र में आता है। कृषि से जो रिलेटेड होता है वो आपका प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो इसमें पहला तो आ जाएगा, दूसरा नहीं होगा। और तीसरा जो दिएगा वित्त पोषण एवं व्यवसाय ये भी आएगा तृतीयक क्षेत्र में। मनोरंजन एवं विदेशी क्षेत्र ये भी आपका तृतीयक क्षेत्र में आएगा। यानी कि 1, 3, 4 होगा ऑप्शन। तो सी विकल्प यहाँ पे सही होगा। 1, 3, 4 सही है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन आप देखते हैं। दिया गया कि केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को गैर योजना अनुदान निम्नलिखित में से किसकी अनुशंसा पर दिया जाता है? तो यह आपका दिया जाता है वित्त आयोग की अनुशंसा पर। यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। वित्त आयोग का यदि पूछा जाए गठन भारत के किस अनुच्छेद में है? तो 280 में है। ये भी हमेशा पूछा जाता है, याद रखिएगा। नीति आयोग एक गैर संवैधानिक निकाय है। इसका भारत के संविधान में कहीं भी वर्णन नहीं है। योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया 1 जनवरी 2015 को। तो वित्त आयोग होगा यहाँ पे, डी ऑप्शन से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि चंबल घाटी के खोह गड्ढों का निर्माण किस प्रकार के अपरदन के कारण हुआ है? तो यह अवनालिका अपरदन के कारण हुआ है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चंबल घाटी में जो खोह एवं गड्ढों का निर्माण हुआ है वह अवनालिका अपरदन के कारण हुआ है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रामगंगा ये बहुउद्देशीय परियोजना है, बिल्कुल सही है। घाट प्रभा ये आपका सिंचाई परियोजना है, ये भी सही है। इडुक्की तापीय शक्ति विद्युत गृह, तो ये आपका जो है गलत हो जाएगा। सबरीगिरी जल विद्युत परियोजना है, ये भी आपका सही है। तो आपसे पूछा गया था कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे सी ऑप्शन सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है किसी द्रव पर वायुमंडलीय दाब कम करने पर क्या होता है? तो यहाँ पे जो सही होगा बी ऑप्शन कि द्रव का क्वथनांक कम हो जाता है। किसी द्रव पर वायुमंडलीय दाब कम करने पर द्रव का क्वथनांक कम हो जाता है। और अगला क्वेश्चन है प्रकाश यदि किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो कौन सा रंग सबसे अधिक विक्षेपित होता है यानी कि मुड़ता है? तो वह होगा बैगनी रंग। यहाँ पे सी ऑप्शन से हो जाएगा। और भारत में सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, इसका आशय क्या है? तो इसका आशय है कि इसके सभी निर्णयों का साक्ष्यात्मक मूल्य होता है और इन पर किसी भी न्यायालय में प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट के अभिलेख न्यायालय के संदर्भ में पूछा गया। सी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत संसद को राज्य सूची के विषय पर विधि बनाने की शक्ति मिलती है? तो यह मिलता है अनुच्छेद 249 के तहत। यहाँ पे ये ऑप्शन सही हो जाएगा। राष्ट्रपति के अभिभाषण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पहला दिया गया लोकसभा के चुनाव के पश्चात पहले सत्र की शुरुआत पर एवं प्रत्येक वित्तीय वर्ष के पहले सत्र की शुरुआत पर राष्ट्रपति दोनों सदनों को संयुक्त रूप से संबोधित करता है। तो बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति का अभिभाषण जो है ये लोकसभा चुनाव के पश्चात होता है और सत्र की शुरुआत एवं प्रत्येक वित्तीय वर्ष के पहले सत्र की शुरुआत पर
जो है दोनों सदनों को संयुक्त रूप से राष्ट्रपति द्वारा संबोधित किया जाता है। बिल्कुल सही है पहला। और दूसरा दिया गया कि यह राष्ट्रपति का व्यक्तिगत भाषण नहीं होता बल्कि मंत्रिपरिषद द्वारा तैयार सरकार की नीतियों एवं भावी कार्यक्रमों की चर्चा का प्रारूप होता है। तो ये भी सही है, यानी कि दोनों ही सही है। तो सी ऑप्शन सही होगा, 1 और 2 दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है कि किसी देश का भुगतान संतुलन किसका व्यवस्थित अभिलेख है। तो यहाँ पे आप ऑप्शन देख सकते हैं, किसी देश का भुगतान संतुलन किसका व्यवस्थित अभिलेख है। तो यह है किसी निर्धारित समय के दौरान सामान्यतः 1 वर्ष में किसी देश का समस्त आयात और निर्यात लेन देन। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। भुगतान संतुलन से यदि आपसे पूछा जाए तो किसी निर्धारित समय के दौरान सामान्यतः 1 वर्ष में किसी देश का समस्त आयात और निर्यात का लेन देन क्या है, तो भुगतान संतुलन है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे मिलान करना है। तो पंडित राव का संबंध जो है धार्मिक मामलों से होगा, यहाँ पे एक का हो जाएगा चौथा। और सचिव का संबंध जो है वो राजकीय पत्राचार से है, तो बी का हो जाएगा तीसरा। और सुमंत जो है ये वैदेशिक मामलों के मंत्री होते थे, सी का हो जाएगा पहला। और अमात्य जो है ये राजस्व विभाग से संबंधित होते थे, टी का हो जाएगा दूसरा। 4 3 1 2, यानी कि पहला ही ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विद्युत अपघट्यों के विलयन में से किसको कार की बैटरी में प्रयोग किया जाता है। तो कार की बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही होगा यहाँ। अगला प्रश्न है, मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु पर चढ़ी झिल्ली में सूजन आ जाने से होने वाला रोग कौन सा है। तो वह मेनिंजाइटिस, ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। मुगलों एवं मेवाड़ के राणा के मध्य चित्तौड़ की संधि किस शासक के शासनकाल में हस्ताक्षरित हुई थी। तो चित्तौड़ की संधि जो है मेवाड़ के राणा के मध्य और जो है यह और जहांगीर के मध्य हुआ था। मेवाड़ के राणा और जहांगीर के मध्य चित्तौड़ की संधि हुई थी, यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। यदि रेफ्रिजरेटर के दरवाजे को कुछ घंटों के लिए खुला छोड़ दिया जाए तो कमरे के तापमान पर क्या असर होगा। कमरे के तापमान पर जो है असर क्या होगा, तो बढ़ जाएगा। ये ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। यदि आप रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा कुछ घंटों के लिए कमरे में खुला छोड़ देंगे तो उसका तापमान कम न होकर के क्या होगा, बढ़ जाता है। ये ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है, वह रेडियो समस्थानिक जिसे परिवहन तंत्र में खून के थक्के का पता लगाने हेतु प्रयोग में लाया जाता है। तो वह है सोडियम 24, यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 78 में किसके दायित्वों का प्रावधान है। तो इसमें प्रधानमंत्री के दायित्व का प्रावधान है, यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 78 पूछा गया अनुच्छेद। अगला क्वेश्चन आप देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्यपाल की शक्तियों से संबंधित नहीं है। 26वां प्रश्न है, तो राज्यपाल की शक्तियों से संबंधित नहीं है कौन सा। पहला दिया गया राजनयिक और सैन्य शक्तियाँ, तो पहला ही जो है सही हो जाएगा। यहाँ पे राज्यपाल की शक्तियों में राजनयिक और सैन्य शक्तियाँ नहीं आती हैं। दंडों के लिए क्षमा, प्रविलंबन, विराम अथवा परिहार प्रदान करने की शक्ति इनको दी गई है, बिल्कुल सही है। और महाधिवक्ता की नियुक्ति की शक्ति जो है ये भी सही है। राज्य विधानसभा को आहूत करना, स्थगित करना और भंग करना ये किसका काम है, तो राज्यपाल का ही काम है। लेकिन राजनयिक और सैन्य शक्तियाँ इनको नहीं प्राप्त हैं, ये ऑप्शन बिल्कुल सही होगा यहाँ। अगला क्वेश्चन है, भारत में कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि FDI इक्विटी प्रवाह को आकर्षित करता है। तो वह है सेवा क्षेत्र, यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। सर्वाधिक FDI जो भारत में आता है वह सेवा क्षेत्र से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन लॉरेंज वक्र द्वारा मापा जाता है। तो यह आय की विषमता को मापा जाता है। कई बार पूछा गया है UPPCS में, लॉरेंज वक्र जो है किससे संबंधित है, तो आय की विषमता से। कांग्रेस के उग्रवादी तथा उदारवादी दल के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में मुख्य भूमिका का निर्वहन किसने किया, तो एनी बेसेंट ने, यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न आपका, भारत में शुतुरमुर्ग के अंडे के खोल के बने मनकों के प्राचीनतम अवशेष निम्नलिखित में से किस स्थल पर पाए गए हैं।
तो ये पाया गया पटड़े में। ये ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मध्यकाल के किस शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की थी? तो शेर शाह सूरी के द्वारा पट्टा एवं कबूलियत व्यवस्था शुरू किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था कि गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद सदैव बना रहेगा? तो ये कहा गया था कराची अधिवेशन 1931 में। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद सदैव बना रहेगा, ये किसका कथन है? तो महात्मा गांधी का कथन है और इनके द्वारा कराची अधिवेशन 1931 में यह बोला गया था। अगला है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ है राज्य और दूसरी तरफ जनजातियाँ दी गई हैं। तो तेलंगाना में कौन सी जनजाति पाई जाती है? तो ये आपका चेंचू जनजाति जो है तेलंगाना में पाई जाती है। और असम में आपका राभा जनजाति पाई जाती है। यहाँ पे ये का हो जाएगा चौथा और जो है उसके बाद आपका असम का हो जाएगा रामभा, बी का हो जाएगा तीसरा। और गोवा में जो पाई जाती है जनजाति वो है वेलिप, सी का हो जाएगा दूसरा। और मणिपुर में कुकी जनजाति पाई जाती है, डी का हो जाएगा पहला। 4 3 2 1। तो 4 3 2 1 आप देख सकते हैं यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि जलोढ़ मृदा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? जलोढ़ मृदा के संदर्भ में पूछा गया कि कौन सा सही नहीं है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि इस मृदा में फास्फोरस, नाइट्रोजन तथा ह्यूमस की अधिकता पाई जाती है, अधिकता नहीं पाई जाती है जलोढ़ मृदा में। तो डी ऑप्शन सही नहीं है। बाकी भारत में सबसे अधिक भूभाग पर जलोढ़ मृदा पाई जाती है। प्रश्न भी पूछा गया है कई बार कि भारत में सबसे अधिक भूभाग पर कौन सी मिट्टी या कौन सी मृदा पाई जाती है? तो वह जलोढ़ मृदा है। इस मृदा को सामान्यतः 4 वर्गों में विभाजित किया जाता है, बिल्कुल सही है। और इसमें खनिज विविधता अधिक होती है जो कृषि के लिए अधिक उपयोगी होती है। तो बाकी सही है, डी ऑप्शन सही नहीं है। अगला प्रश्न है संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का आयोजन कब किया जाता है? तो किसी विधेयक पर दोनों सदनों में मतभेद होता है तो उस पर विचार करने के लिए दोनों सदन का संयुक्त बैठक आयोजित किया जाता है, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि संविधान के किस भाग में केंद्र राज्य संबंधों से जुड़े प्रावधान दिए गए हैं? तो केंद्र राज्य संबंध दिया पूछा गया, तो यह हो जाएगा भाग 11, बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है? तो ये जोड़ा गया 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 में आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़े गए। 3 तरह के आपातकाल हैं, 352 में है, 356 में है और 360 में। 360 में आपका है वित्तीय आपात, 360 में आपका वित्तीय आपात है और राष्ट्रपति शासन और आंतरिक अशांति की जगह सशस्त्र विद्रोह शब्द ये आपका 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 में जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है कि फरवरी 2023 में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आयोजित यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 में कितने करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं? तो करीब 33,50,000 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुआ है यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का जो आयोजन हुआ था। तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश हॉकी विश्व कप 2023 के फाइनल मुकाबले में विश्व कप का खिताब जीतकर विजेता बना है? तो ये है जर्मनी, सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का मूल अधिकार प्राप्त है? तो यह है अनुच्छेद 21 के तहत प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता जो कि एक मूल अधिकार है यह प्राप्त है। मूल अधिकार का वर्णन भारत के संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में दिया गया है और इसमें आपका जो स्वतंत्रता का अधिकार के तहत आएगा अनुच्छेद 19 से लेकर के जो है 22 तक, ये स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आता है, जिसमें अनुच्छेद 21 में है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राज्य की नीति के निदेशक तत्वों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं
पहला दिया गया है कि संविधान के भाग 4 में अंतर्विष्ट उपबंध किसी भी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं होंगे। बिल्कुल यहाँ पे सही है। भाग 4 में है नीति निर्देशक तत्व, जो कि अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में इनका वर्णन है। तो पहला तो सही है। दूसरा है कि देश के शासन में राज्य के नीति निर्देशक तत्व मूलभूत हैं। ये भी आपका सही है। और राज्य का वह यह कर्तव्य होगा कि कानून बनाने में निर्देशक तत्वों को लागू किया जाए। ये भी सही है। निर्देशक तत्व भारत को विश्व का एक उन्नत पूंजीवादी देश बनाने के लिए निर्दिष्ट है। पूंजीवादी देश बनाने के लिए निर्दिष्ट नहीं है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। आपसे पूछा गया था कि कौन सा सही नहीं है, तो डी ऑप्शन सही नहीं है। अगला क्वेश्चन अब देखते हैं कि चोल मूर्तिकला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। यहाँ पे पहला दिया गया, चोल कालीन मूर्तिकला मुख्यतः वास्तुकला की सहायक थी। और दूसरा है, चोल काल में पत्थर एवं धातु की मूर्तियों का निर्माण किया गया। तो नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ पे जो सही हो जाएगा आपका, दोनों ही सही होगा कि चोल जो मूर्तिकला के संदर्भ में दिया गया कि चोल कालीन मूर्तिकला मुख्यतः वास्तुकला की ये सहायक थी, और चोल काल में पत्थर एवं धातु की मूर्तियों का निर्माण किया गया था। दोनों सही है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा प्रस्तुत वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट का आकार कितना है। काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये कई बार पूछा भी गया है। बजट का आकार हमेशा पूछा जाता है। तो यहाँ पे जो सही होगा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 690,242.43 करोड़ रुपए जो है इस बार के बजट का आकार है उत्तर प्रदेश सरकार का। तो ये ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को मंजूरी कब प्रदान की है। तो ये मंजूरी दिया गया है 15 फरवरी 2023 को। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और फरवरी 2023 में आयोजित अमृत पैक्स 2023 किससे संबंधित है। तो यह डाक टिकटों का 5 दिवसीय महाकुंभ से संबंधित है। अमृत पैक्स 2023, यहाँ पे ई ऑप्शन सही होगा। और हाल ही में किस राज्य में देश की पहली मोहल्ला लोक अदालत की शुरुआत हुई है। तो यह छत्तीसगढ़ में हुआ है। करंट अफेयर्स में ये सब क्वेश्चंस कराए भी गए हैं, सी ऑप्शन सही होगा। हाल ही में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आयोजित यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 का शुभारंभ किसने किया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसकी शुरुआत या शुभारंभ की गई थी। हॉकी विश्व कप 2023 के फाइनल मुकाबले में जर्मनी ने किस देश को हराकर विश्व कप का खिताब जीता है। तो जर्मनी ने बेल्जियम को हराया है। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसी केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का उपराज्यपाल नियुक्त किया है। तो वी.डी. मिश्रा को लद्दाख का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया। ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। और शिव प्रताप शुक्ला को जो है ये हिमाचल प्रदेश का राज्यपाल इनको नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 में पदक तालिका में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य रहा है। तो इस पदक तालिका में महाराष्ट्र पहले स्थान पर रहा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है। तो मध्य प्रदेश भोपाल में किया गया है। और पदक तालिका में ये 5वां संस्करण था इसका, याद रखिएगा संस्करण भी पूछा जाता है। तो 5वां संस्करण रहा और महाराष्ट्र पदक तालिका में पहले स्थान पर रहा है। या तो आयोजन भी पूछ सकता है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 5वें संस्करण का आयोजन किस राज्य में किया गया। तो मध्य प्रदेश में किया गया, मध्य प्रदेश के भोपाल में। और जो है इसमें पदक तालिका में शीर्ष पे जो रहा है महाराष्ट्र रहा है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तुत वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट के अनुसार वर्ष 2021-22 में उत्तर प्रदेश के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। तो 16.8% की वृद्धि इसमें दर्ज की गई है। अगला क्वेश्चन अब देखते हैं कि केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय की दीनदयाल उपाध्याय योजना की पहल पर सरस आजीविका मेला 2023 का आयोजन कहाँ हुआ है। ये भी करंट अफेयर्स में आपको कराया गया है। तो सरस आजीविका मेला जम्मू कश्मीर में आयोजित हुआ है। ये ऑप्शन सही होगा। पद्म पुरस्कार 2023 की सूची में कितनी महिलाओं को शामिल किया गया है। तो पद्म पुरस्कार इस बार कुल 106 लोगों को दिया गया, जिसमें 6 व्यक्तियों को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आपसे पूछा गया कि कितनी महिलाओं को इसमें शामिल किया गया है। तो 19 महिलाओं को शामिल किया गया है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा।
निम्नलिखित युग्मों में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो एक तरफ है राज्यपाल, दूसरी तरफ उनका राज्य, कौन सा सही नहीं है? तो शिव प्रताप शुक्ला को हिमाचल प्रदेश का राज्यपाल बनाया गया है, बिल्कुल सही है। गुलाब चंद कटारिया को असम का राज्यपाल बनाया गया है। और राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर को बिहार का राज्यपाल बनाया गया है, ये भी सही है। बीबी हरिचंदन को झारखंड का राज्यपाल बनाया, ये आपका गलत हो जाएगा, तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। अगला क्वेश्चन है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान व्यक्त किया गया है कितना? तो 6 से 6.8%, ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पे। वित्त वर्ष 2023-24 के बजट के अनुमान के अनुसार राजस्व घाटा कितना प्रतिशत है? तो राजस्व घाटा है 2.9%, ये भी महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। राजस्व घाटा यदि पूछा जाए वित्तीय वर्ष 2023-24 में कितना अनुमानित है, तो 2.9%। देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों पद्म पुरस्कारों में उत्तर प्रदेश के कितने लोगों का वर्ष 2023 के पद्म श्री पुरस्कार के लिए चयन हुआ है? तो उत्तर प्रदेश के 7 लोगों का पद्म श्री पुरस्कार के लिए चयन किया गया, ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि फरवरी 2023 में द इकोनॉमिक टाइम्स ग्लोबल बिजनेस समिट 2023 का आयोजन कहाँ संपन्न हुआ है? तो नई दिल्ली में संपन्न हुआ है, बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाता है? तो दूध में पाया जाता है लैक्टिक अम्ल, ये का हो जाएगा तीसरा। एसिटिक अम्ल यह सिरके में पाया जाता है, बी का हो जाएगा चौथा। और साइट्रिक अम्ल ये नींबू में पाया जाता है, तो यहाँ पे सी का पहला होगा। और ब्यूटायरिक अम्ल ये आपका दुर्गंध युक्त मक्खन में पाया जाता है, तो डी का हो जाएगा दूसरा। 3 4 1 2, तो 3 4 1 2 आप देख सकते हैं कि डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मनुष्य की आंख में प्रकाश तरंगे किस स्थान पर स्नायु उद्योगों में परिवर्तित होती हैं? तो यह लेंस में, डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अब देखते हैं कि निम्नलिखित जोड़ों में से कौन जोड़ा सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे रवि कीर्ति का जो है दिया गया पुलकेशिन द्वितीय, सही है। भवभूति कन्नौज के यशोवर्मन, ये भी सही है। हरिशेर जो है ये हर्ष के दरबार में जो थे, ये आपका गलत है। और दंडी जो है ये नरसिंह वर्मन के दरबार में थे, ये भी आपका सही है। तो आपसे पूछा गया था गलत जोड़ा, तो यहाँ पे सी ऑप्शन गलत है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पोडू के नाम से दी पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी के लेखक को ज्ञात था? तो यह अरिकामेडू, यहाँ पे ये ऑप्शन सही हो जाएगा। और नीचे 2 कथन हैं। पहला दिया गया अलाउद्दीन के दक्षिणी अभियान धन प्राप्ति के अभियान थे। कथन आ रहा है वह दक्षिणी राज्यों को कब्जे में करना चाहता था, तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? इसमें आपका पहला तो सही है, जो दिया गया कि अलाउद्दीन के दक्षिणी अभियान जो थे वह धन प्राप्ति के लिए ये अभियान चलाए गए थे, तो पहला सही है। लेकिन जो दिया गया कथन कि वह दक्षिणी राज्यों को कब्जे में करना चाहता था, कब्जे में नहीं करना चाहता था, उसका मेन मकसद था क्या? धन की प्राप्ति। तो यहाँ पे कथन जो है गलत हो जाएगा, आर। ए सही है, आर गलत है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे मिलान करना है, एक तरफ है समाचार पत्र, दूसरी तरफ उनके संपादक दिए गए हैं। हिंदू समाचार पत्र के संपादक हैं जी सुब्रमण्यम अय्यर, यहाँ पे ए का हो जाएगा तीसरा। सुधारक समाचार पत्र के संपादक गोपाल कृष्ण गोखले थे, बी का हो जाएगा दूसरा। वॉइस ऑफ इंडिया के संपादक दादा भाई नौरोजी थे, यहाँ पे सी का पहला होगा। और बंगाली समाचार पत्र के संपादक सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे, डी का हो जाएगा चौथा। 3 2 1 4, तो यहाँ पे 3 2 1 4 देख सकते हैं कि बी ऑप्शन सही है। यहाँ भी मिलान करना है। अगस्त घोषणा किसके शासनकाल में हुआ था? तो यह मॉन्टेग्यू के शासनकाल में अगस्त घोषणा हुआ था, एक हो जाएगा दूसरा। अगस्त प्रस्ताव का पेश किया गया, तो लॉर्ड लिथगो के शासनकाल में, बी का हो जाएगा पहला। अगस्त संकल्प, तो यह महात्मा गांधी से संबंधित है, यहाँ पे सी का हो जाएगा चौथा। और प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस से संबंधित है मोहम्मद अली जिन्ना, डी का हो जाएगा तीसरा। 2 1 4 3, तो पहला ही ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है, सही हो जाएगा। 2 1 4 3।
अगला क्वेश्चन अब देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम संविधान के मौलिक लक्षण का सिद्धांत प्रतिपादित किया? तो वह है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। यहाँ से हमेशा प्रश्न बनता है यूपी पीसीएस में, ध्यान दीजिएगा। पूछा गया कि किस मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम संविधान के मौलिक लक्षण का सिद्धांत प्रतिपादित किया है? तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं के स्थापित या संचालित करने के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? तो वह है अनुच्छेद 30, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ किसी भारतीय राज्य के राज्यपाल से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसमें आप देख सकते हैं कि यदि संबंधित राज्य की व्यवस्थापिका उसे पद से हटाए जाने का प्रस्ताव स्वीकार करती है तो वह पदावधि के पूर्व भी पद मुक्त किया जा सकता है। नहीं, डी ऑप्शन जो है यहाँ पे सही नहीं है। बाकी वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है राज्यपाल, बिल्कुल सही है। वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, ये भी सही है। और वह 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है, ये भी सही है। डी ऑप्शन केवल सही नहीं है। पायरोमीटर निम्नलिखित के मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो पायरोमीटर उच्च तापमान को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, सी ऑप्शन सही होगा। कच्ची चीनी को रंग विहीन करने हेतु जिस चारकोल का प्रयोग किया जाता है वह है, तो वह एनिमल चारकोल, यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बेतार के तार का संपर्क पृथ्वी के धरातल को परावर्तित किया जाता है, तो वह आयनोस्फीयर द्वारा, यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आयनोस्फीयर यानी कि आयन मंडल के द्वारा। यह तो अंग्रेजी में कभी कभी पूछा जाता है या हिंदी में, तो हिंदी में दिया रहेगा तो आयन मंडल, अंग्रेजी में दिया है तो आयनोस्फीयर। ट्रोपोस्फीयर यानी कि क्षोभ मंडल, स्ट्रेटोस्फीयर समताप मंडल, एक्सोस्फीयर यानी कि बहिर्मंडल। तो बेतार के तार का संपर्क जो दिया गया पृथ्वी के धरातल को परावर्तित किया जाता है आयन मंडल द्वारा। अगला क्वेश्चन है कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है? तो वह है सांख्य दर्शन, बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। एलोरा में गुफाओं तथा शैलकृत मंदिरों का संबंध है किससे? तो यह हिंदुओं, बौद्धों और जैन तीनों से संबंधित है, यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन स्वराज पार्टी के गठन से संबंधित थे? तो आप देख सकते हैं कि स्वराज पार्टी से के गठन से जो संबंधित थे CR दास थे और मोतीलाल नेहरू थे। यहाँ पे 2 और 4 यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। स्वराज पार्टी का गठन कहाँ किया गया? प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद में किया गया था और 1923 में इसका गठन किया गया था CR दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा। डी ऑप्शन सही होगा 2 और 4। अगला प्रश्न देखते हैं कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा। यह कथन तिलक ने सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित किस अधिवेशन में व्यक्त किया था? तो उन्होंने यह बोला था लखनऊ अधिवेशन 1916 में। यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। उपयुक्त कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संदर्भित है? तो यह अनुच्छेद 48A में दिया गया। 48A में है कि भारत का प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार करे। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नांकित में किसका सुमेल नहीं है? तो ब्राज़ील धारा यह दक्षिण अटलांटिक महासागर की धारा सही है। हम्बोल्ट धारा उत्तरी प्रशांत महासागर का, ये भी सही है। गल्फ स्ट्रीम ये उत्तरी अटलांटिक महासागर का गर्म जल धारा, ये भी सही है। अगुल हास धारा हिंद महासागर का नहीं है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन नदी भ्रंश घाटी से बहती है? तो भ्रंश घाटी से जो बहने वाली नदी है, तो इसका सही आंसर होगा यहाँ पे डी ऑप्शन राइन नदी। और यदि भारत में पूछा जाए, भारत की नदियों के संदर्भ में दिया जाए तो पूछा जाए कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर के प्रवाहित होती हैं या बहती हैं, तो उसमें नर्मदा नदी है, ये सभी पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियाँ हैं। ताप्ती है, ये सभी भ्रंश घाटी से होकर के बहने वाली नदियाँ हैं। तो यहाँ पे जो है राइन नदी सही होगा, ये भ्रंश घाटी से होकर के बहती है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित युग्मों में किसका सुमेल नहीं है? तो बोमडीला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में दिया गया है, ये आपका बिल्कुल सही है।
नाथुला दर्रा कहाँ है? सिक्किम में है। भोरघाट दर्रा हिमाचल प्रदेश में यहाँ पे दिया गया है, जो कि महाराष्ट्र में है भोरघाट, तो गलत हो जाएगा यहाँ पे, ये सुमेलित नहीं है। पालघाट दर्रा केरल में है, तो सी ऑप्शन क्या है? सुमेलित नहीं है। भोरघाट कहाँ है? तो यह महाराष्ट्र में है। अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को किसने प्रस्तावित किया था? तो एजी टांसले द्वारा प्रस्तावित किया गया था पारिस्थितिक संकल्पना को, पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को। ये ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, कई बार पूछा गया क्वेश्चन, काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नीचे दो कथन है। कथन ये दिया गया, सूर्याभिताप जयमंडली पारिस्थितिकी तंत्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा स्रोत है। कथन आर है कि सौर विकिरण हरे पौधों द्वारा भोजन तथा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? तो दोनों ही सही है, ए और आर दोनों सही है, और आर की सही व्याख्या भी कर रहा है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही होगा यहाँ। निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है कौन सा? मैनोमीटर के द्वारा दाब का मापन किया जाता है, बिल्कुल सही है। कार्बोरेटर ये आंतरिक दहन इंजन है। कार्डियोग्राफ से हृदय गति मापा जाता है। सिस्मोमीटर से पृष्ठ तल की वक्रता को नहीं मापा जाता है। डी ऑप्शन यहाँ पे सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन स्रोत में अशोक के राज्यकाल में तृतीय बौद्ध संगीति होने का उल्लेख मिलता है? तो यह मिलता है दीपवंश में और महावंश में, यानी कि दूसरा और तीसरा। ऑप्शन कौन सा सही होगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ पे हुआ था? आपको पता होगा, तो यह हुआ था पाटलिपुत्र में। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में। किसके शासनकाल में? तो अशोक के शासनकाल में यह हुआ था। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के साथ चंपारण सत्याग्रह में भाग लेने वालों में सम्मिलित थे कौन से? तो उसमें राजेंद्र प्रसाद भी थे और अनुग्रह नारायण सिंह भी थे। यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चंपारण सत्याग्रह 1917 में गांधी जी के द्वारा किया गया, जिसमें उनके साथ राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिंह भी थे। ये क्वेश्चन पूछा जाता है चंपारण सत्याग्रह से कि गांधी जी को बिहार में चंपारण सत्याग्रह के लिए किसने इनवाइट किया था? तो राजकुमार शुक्ल के द्वारा जो है इनको लखनऊ अधिवेशन 1916 के दौरान ही इनवाइट किया गया था, तो वो भी याद रखिएगा, पूछा जाता है। कौन सी जल संयोजी यूरोप को अफ्रीका से पृथक करती है? तो यह है जिब्राल्टर जल संधि, जो कि यूरोप को अफ्रीका से यह अलग करती है। बी ऑप्शन सही होगा। हार्न ऑफ अफ्रीका के अंग हैं। कई बार यूपी पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया, हमेशा रिपीट करता है, ध्यान दीजिएगा। हार्न ऑफ अफ्रीका के अंग, तो इसमें सोमालिया आएगा, इथोपिया आएगा और जिबूती। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ए कि प्रायद्वीपीय भारत की केवल दो प्रमुख नदियां हैं, नर्मदा एवं ताप्ती, जो अरब सागर में गिरती हैं। अभी ऊपर आपको बताया गया कि पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियों में नर्मदा एवं ताप्ती हैं, जो कि भ्रंश घाटी से होकर के बहती हैं, तो बिल्कुल सही है कथन ए। ये नदियाँ भ्रंश जनित हैं, भ्रंश जनित यानी कि भ्रंश घाटी से होकर के ये बहती हैं, तो दोनों ही सही है, आपको दोनों बताया गया। तो ई और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। बर्लिन किस नदी के किनारे यह बसा है? तो स्प्री नदी के किनारे है बर्लिन, तो ये का हो जाएगा चौथा। लाहौर किस नदी के किनारे बसा है? तो रावी नदी के तट पर है यह, बी का हो जाएगा तीसरा। न्यूयॉर्क यह हडसन नदी के तट पर है, तो सी का हो जाएगा दूसरा। और रोम जो है ये टाइबर नदी के किनारे है, डी का हो जाएगा पहला। और लंदन भी पूछा जाता है, लंदन किस नदी के किनारे है? तो यह टेम्स नदी के किनारे है, टेम्स नदी के किनारे। तो ये भी यदि मिलान में आए तो उसे भी आप मिलान कर सकते हैं। 4 3 2 1, तो 4 3 2 1 यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है, सिनकोना की छाल से प्राप्त औषधि को मलेरिया के उपचार के लिए प्रयुक्त किया जाता था। जिस कृत्रिम औषधि ने इस प्राकृतिक उत्पाद को प्रतिस्थापित किया हुआ है, तो वह आपका क्लोरोक्विन है। यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसको यानी कि पूछा गया कि मलेरिया की जो दवाई होती थी सिनकोना की छाल से यह प्राप्त की जाती थी, जिसे क्लोरोक्विन नामक औषधि ने इसको प्रतिस्थापित कर दिया। यहाँ पे बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा।
जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आती है तो श्वास की गति क्या होता है? तो इसमें आप देख सकते हैं जो ऑप्शन सही होगा कि जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आती है तो श्वास की गति वह बढ़ जाती है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा यहाँ। अगला है मिलान करना है। एक तरफ है अणु और दूसरी तरफ उपस्थित तत्व उनके दिए गए। विटामिन B12 का संबंध हो जाएगा कोबाल्ट से, यहाँ पे ए का होगा दूसरा। हीमोग्लोबिन तो यह होगा लोहा में पाया जाता है, लौह, हीमोग्लोबिन में लौह पाया जाता है, यहाँ पे बी का हो जाएगा चौथा। और क्लोरोफिल यह हो जाएगा मैग्नीशियम, सी का पहला। और फास्फोरस हो जाएगा कैल्शियम, तो डी का हो जाएगा तीसरा। 2 4 1 3 यानी कि पहला ही ऑप्शन यहाँ सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सौर ऊर्जा का सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है तो जल चक्र में है। सौर ऊर्जा की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किस में है? तो जल चक्र में है। बनारस एवं इलाहाबाद के तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति के लिए किसने मुगल बादशाह के सामने बनारस के पंडितों का नेतृत्व किया था? तो कविंद्राचार्य के द्वारा नेतृत्व किया गया था। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने हेतु 1872 के सिविल मैरिज एक्ट ने लड़कियों के विवाह की न्यूनतम उम्र कितनी निर्धारित की? तो 14 वर्ष निर्धारित किया गया था। ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ा रही है और भारत में रहते हुए मेरी बड़ी महत्वाकांक्षाओं में से एक यह है कि मैं उसकी एक शांतिपूर्ण मृत्यु में मदद करूं। यह कथन किसने कहा है या किसका कथन है यह? तो यह है लॉर्ड कर्जन का। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था? तो श्रीमती सरोजनी नायडू के द्वारा ये कहा गया था मोहम्मद अली जिन्ना को कि हिंदू मुस्लिम एकता का दूत इनके द्वारा कहा गया था। सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है जब? तो न्यायालय के किसी सत्र के लिए न्यायाधीशों का कोरम नहीं होता है तब जाके तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है सर्वोच्च न्यायालय में, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। अगला क्वेश्चन है भारत में अस्थायी दलीय व्यवस्था नहीं है, कारण आर। कथन दिया गया कि अत्यधिक संख्या में राजनीतिक दल हैं, तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? ए और आर दोनों तो सही हैं, परंतु जो है आर और ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है, तो बी ऑप्शन यहाँ सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत की संचित निधि पर किसका नियंत्रण होता है? तो भारत की संचित निधि पर जो है यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया डी विकल्प से होगा। किसी का नियंत्रण इसमें दिया है, ना तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का, ना तो भारत के वित्त मंत्री, ना फिर जो है अधिकृत मंत्री का जो है संचित निधि पर जो है संसद का नियंत्रण होता है। यहाँ पे डी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। संसद के द्वारा जो पारित निर्णय होंगे वही जो है सर्वमान्य होंगे, तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना। एक तरफ है उद्योग और दूसरी तरफ उनका केंद्र दिया गया है। खेल का सामान जो है मेरठ में प्रसिद्ध है, ये का हो जाएगा तीसरा। दिया सलाई उद्योग ये बरेली में प्रसिद्ध है, बी का हो जाएगा चौथा। पीतल का सामान मुरादाबाद, सी का पहला। लकड़ी पर नक्काशी जो है सहारनपुर, डी का हो जाएगा दूसरा। 3 4 1 2, तो 3 4 1 2 यानी कि बी ऑप्शन सही है। उत्तर प्रदेश में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र पाए जाते हैं? काफ़ी महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा गया यूपी पीसीएस या अन्य एग्जाम में भी। तो 9 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं उत्तर प्रदेश में, सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। सूर्य के प्रकाश से परावैंगनी विकिरण अभिक्रिया निम्न में से क्या पैदा करती है? तो ओजोन यानी कि O3, सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ओजोन परत पूछा जाता है किस मंडल में पाया जाता है? तो यह समताप मंडल में पाया जाता है और ओजोन परत संरक्षण दिवस जो है 16 सितंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित विद्युत चुंबकीय विकिरणों में से किसकी ऊर्जा अधिकतम होती है? तो वह है एक्स किरणों की। ये भी आपका पूछा गया है कि विद्युत चुंबकीय विकिरण में किसकी ऊर्जा अधिकतम होती है? तो एक्स किरणों की होती है, डी ऑप्शन सही होगा। ग्राफीन है तो यह कार्बन का नैनो प्रतिरूप है ग्राफीन, बी ऑप्शन सही होगा यहाँ पे। धुआं में आँखों को प्रभावित करने वाला कौन सा शक्तिशाली उत्तेज्य होता है? तो इसमें पाया जाता है पैरा एक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा।
पुष्यमित्र शुंग द्वारा जो 2 अश्वमेध यज्ञ किए जाने के बारे में किस जानकारी किस लेख में मिलती है? तो ये मिलता है अयोध्या लेख में। यहाँ पे सी ऑप्शन सही होगा। अयोध्या लेख में मिलता है कि पुष्यमित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए गए थे। यहाँ पे सी ऑप्शन सही होगा। मध्यकालीन भारत के ऐतिहासिक स्रोतों में चकला शब्द का प्रयोग हुआ है। तो यह किया गया सूबा और परगना के बीच की क्षेत्रीय इकाई था, लेकिन सरकार के समानार्थी ये नहीं था। यह मध्यकालीन भारत के ऐतिहासिक स्रोत में जो चकला शब्द है उसके संदर्भ में यहाँ पे जो अर्थ होगा। अगला क्वेश्चन है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को कथनीय दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथनीय है कि 1946 में मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन प्लान के लिए दी गई अपनी स्वीकृति वापस ले ली थी और 1946 में गठित अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग शामिल हुई थी। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? इसमें कथन जो दिया गया 1946 में मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन प्लान के लिए अपनी स्वीकृति जो है वापस ले ली थी, बिल्कुल सही है और आर भी सही है, लेकिन इसका व्याख्या नहीं है कर रहा है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। कथनीय और कारण आर दोनों सही है, परंतु कारण आर कथनीय की व्याख्या नहीं है। अगला क्वेश्चन है, सरकारीय आयोग की संस्तुतियाँ निम्नलिखित में किससे संबंधित हैं? तो यह केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित है। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। कई बार पूछा गया सरकारीय आयोग से संबंधित प्रश्न। भारत में प्रत्यक्ष कर कोड निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो यह आयकर से संबंधित, इनकम टैक्स। बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। निम्नलिखित करों में कौन सा कर ग्राम पंचायतों द्वारा लगाया जाता है? तो ग्राम पंचायतों द्वारा लगाया जाने वाला कर जो है स्थानीय मेलों पर कर है। सी ऑप्शन सही होगा। निम्नलिखित युग्मों में कौन सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है, बिल्कुल सही है पहला। मानस वन्यजीव अभयारण्य असम में है। पेरियार वन्यजीव अभयारण्य केरल में है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में नहीं है, ये आपका उड़ीसा में है। तो डी ऑप्शन सुमेलित नहीं है। राजस्थान मरुस्थल अथवा थार मरुस्थल निम्नलिखित में किसका विस्तार है? तो यह प्लीस्टोसीन एवं अभिनव जमाव का विस्तार है। सी ऑप्शन जो है सही है। निम्नलिखित में कौन द्वितीयक प्रदूषक है? ये भी प्रश्न जो है हमेशा पूछा जाता है। द्वितीयक प्रदूषक तो स्मॉग होगा। ए ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन मानव जनित जीवों का एक उदाहरण है? तो होगा फसली भूमि। डी ऑप्शन सही होगा। मानव जनित जीवों का उदाहरण फसली भूमि होगा। प्रकाश ऊर्जा का ऑप्टिकल फाइबर में संचरण निम्नांकित किस घटना के अनुप्रयोग द्वारा किया जाता है? तो वह पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। ए ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। निम्नलिखित में से किस जीव का रक्त सफ़ेद होता है? तो तिलचट्टा जो होता है उसका रक्त सफ़ेद होता है। एक बार पीसीएस में पूछा भी गया है। मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी एवं बहिस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि है? तो वो है अग्नाशय ग्रंथि। सी ऑप्शन सही होगा यहाँ। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? एक तरफ है पदार्थ और दूसरी तरफ उनका उपयोग दिया गया है। तो सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग दिया गया कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण के लिए, ये गलत है। बाकी सिल्वर आयोडाइड कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग लाया जाता है। लिथियम बाइकार्बोनेट गठिया का उपचार के लिए। दूधिया मैग्नीशियम प्रीति अम्ल के लिए। ये ऑप्शन यहाँ पे सुमेलित नहीं है। हठ योग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला दिया गया हठ योग नाथ पंथियों द्वारा अपनाया जाता था और दूसरा है हठ योग क्रिया को सूफी संतों ने भी अपनाया था। तो नीचे दिए गए कोड से बताना है कि कौन सा सही होगा। तो दोनों ही सही है। हठ योग ये नाथ पंथ द्वारा अपनाया जाता था और हठ योग क्रिया को सूफी संतों ने भी अपनाया था। तो दोनों ही सही है। निम्नलिखित में से कौन सी एक विशिष्टता एकता व्यवस्था की नहीं है? तो एकता व्यवस्था की विशेषता जो नहीं है वो है कि एकता से एकत्रित राजस्व सीधा सुल्तान के खाते में जाता था। ये सही नहीं है। बाकी एकता एक राजस्व एकत्रित करने की व्यवस्था थी और सिया सतनामा एकता व्यवस्था की जानकारी का स्रोत था और मुक्ति को एकता से एकत्रित राजस्व से सैनिक रखने पड़ते थे। तो ए बी और डी सही है, लेकिन सी सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ है पुस्तक और दूसरी तरफ लेखक दिया गया है। तबकात ए नासरी मिनहाज उस सिराज जस जानी का है, ये सही है।
तारीख फिरोज शाही, ये शम्स ये सिराज अफीफ का है, ये भी सही है। तुगलक नामा इब्न बतूता का नहीं है, ये गलत हो जाएगा आपका, सी ऑप्शन सुमिलित नहीं है। हुमायूं नामा किसका है, तो गुलबदन बेगम ने लिखा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी मिलान करना है, एक तरफ है आंदोलन, दूसरी तरफ उनका वर्ष दिया गया है। तो पाबना आंदोलन ये आपका 1873 से 1885 के बीच हुआ था पश्चिम बंगाल में, तो ये क्या हो जाएगा दूसरा। एक आंदोलन 1921-22 में हुआ था उत्तर प्रदेश में, बी का हो जाएगा यहाँ पे तीसरा। संथाल विद्रोह 1855-56 में 1857 की क्रांति से ठीक पहले, सी का हो जाएगा पहला। ताना भगत आंदोलन ये 1914 में हुआ था, तो डी का हो जाएगा चौथा। 2 3 1 4, तो 2 3 1 4 यानी कि इसमें बी ऑप्शन सही है। अगला भी मिलान करना है आपको, एक तरफ है राजवंश और दूसरी तरफ उनकी राजधानी दी गई है। पल्लव राजवंश की राजधानी थी कांची, ई का हो जाएगा दूसरा। पांड्य की राजधानी थी मदुरै, यहाँ पे हो जाएगा बी का तीसरा। ई का दूसरा, बी का तीसरा। यादव राजवंश की राजधानी थी देवगिरी, सी का हो जाएगा चौथा। और काकतीय राजवंश की थी वारंगल, तो डी का हो जाएगा पहला। 2 3 4 1, 2 3 4 1 आप देख सकते हैं कि बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। अगला क्वेश्चन है, असैनिक प्रशासन 1905 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। पहला दिया गया, लॉर्ड कर्जन ने प्रांतीय सीमाओं को पुनर्गठित करने का निर्णय लिया, और दूसरा है कि पूर्वी बंगाल और आसाम नामक एक नया प्रांत बनाया गया। तो नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर चुनिए। तो दोनों ही इसमें सही है आपका। असैनिक प्रशासन 1905, जो कि बंगाल विभाजन भी इसी समय में हुआ था कर्जन के शासनकाल में 1905 में ही। तो लॉर्ड कर्जन ने प्रांतीय सीमाओं को पुनर्गठित करने का निर्णय लिया था और पूर्वी बंगाल और आसाम नामक नया प्रांत भी बनाया गया था, तो दोनों ही सही है। भारतीय संघात्मक व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि पहला दिया गया, भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है, बिल्कुल सही है पहला। यहाँ पे जो भारतीय संविधान है उसके अंतर्गत राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं दिया गया है, तो पहला तो सही है। दूसरा कि अलग होने की मात्र वकालत करने पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सुरक्षा मिलेगी, ऐसा नहीं है। तो आपसे पूछा गया था कौन सा सही है, तो केवल एक जो है सही है, दूसरा गलत है, तो ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन ए है कि केंद्रीय कानूनों की संवैधानिक वैधता के संबंध में भारत के सर्वोच्च न्यायालय की अनन्य अधिकारिता है का, और आर दिया गया है सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संविधान का संरक्षक है, तो दोनों ही यहाँ पे सही हैं। जो दिया गया है कि केंद्रीय कानूनों की संवैधानिक वैधता के संबंध में भारत के सर्वोच्च न्यायालय की अनन्य अधिकारिता है, और सर्वोच्च न्यायालय को भारत के संविधान का संरक्षक या रक्षक माना जाता है, तो ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या भी, ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा यहाँ। निम्नलिखित में से कौन भारत में सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन के लिए एक नोडल संस्था है, तो ये है नीति आयोग। नीति आयोग योजना आयोग के स्थान पे इसका गठन किया गया 1 जनवरी 2015 को, 1 जनवरी 2015 को इसका गठन किया गया। वर्तमान में नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं, आपको पता होगा, जो भारत के प्रधानमंत्री होंगे वो नीति आयोग के अध्यक्ष होंगे, और उपाध्यक्ष इस समय है डॉक्टर सुमन के बेरी। तो यहाँ पे या तो पूछा जा सकता है आपसे नीति आयोग के अध्यक्ष, या इसकी गठन कब हुई, या इसका अध्यक्ष कौन होता है। और ये याद रखिए, ये संवैधानिक संस्था नहीं है, असंवैधानिक संस्था है, इसका भारत के संविधान में कहीं भी वर्णन नहीं है। अगला क्वेश्चन है, लघु उद्योगों के लिए बनी निम्न समितियों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही मिलान करिए। पहला दिया गया है नायक समिति, फिर है आबिद हुसैन समिति, फिर है एस कोहली समिति, फिर है कार्वे समिति। तो ये जितनी भी समितियां हैं ये लघु उद्योग के लिए बनाई गई थी। तो सबसे पहले कार्वे समिति होगा यहाँ पे यदि देखा जाए, तो उसके बाद आपका आबिद हुसैन समिति होगा, फिर नायक समिति, और लास्ट में आपका हो जाएगा एस कोहली समिति। यानी कि 4 2 1 3, सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण के जैविक सूचक का प्रसिद्ध उदाहरण है, तो है लाइकेन्स। कई बार पूछा गया, याद रखिएगा। और यहाँ पे भी मिलान करना है, एक तरफ है प्राकृतिक वनस्पति और दूसरी तरफ क्षेत्र दिया गया है।
अधिजीवी वनस्पति ये भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। यहाँ पे हो जाएगा भूमध्य रेखीय क्षेत्र में पाए जाते हैं अधिजीवी वनस्पति, ये का दूसरा होगा। बबूल का वृक्ष जो है ये सहारा मरुस्थलीय क्षेत्र में पाया जाएगा, तो बी का हो जाएगा तीसरा। और बैओबाब जो है ये सवाना क्षेत्र में, और देवदार जो है ये भूमध्य सागरीय क्षेत्र में, तो सी का हो जाएगा यहाँ पे चौथा और डी का पहला। 2 3 4 1, 2 3 4 1 यानी कि पहला विकल्प सही हो जाएगा। मणिपुर पहाड़ियों से घिरा इम्फाल बेसिन एक सुंदर उदाहरण है किसका? तो यह उदाहरण है सरोवरी मैदान का, ये ऑप्शन जो है सही हो जाएगा यहाँ पे। और निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है? तो इसमें पहला जो दिया है कि भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाति विविधता में वृद्धि होती है, गलत है। बाकी उष्णकटिबंधीय शीतोष्ण क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक जातियों को आश्रय देते हैं। विशालतम जैव विविधता अमेजन के वर्षा वनों में पाई जाती है, और जाति विविधता शीतोष्ण क्षेत्रों में ध्रुवों की ओर घटती जाती है, बिल्कुल सही है। इसमें आपसे पूछा गया था कौन सा सत्य नहीं है, तो ये ऑप्शन सत्य नहीं है। स्वेज नहर क्षेत्र में उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर पड़ने वाली झीलों का सही क्रम क्या होगा? तो इसमें उत्तर से दक्षिण क्रम में पूछा गया है, तो सबसे पहले होगा लेक मंजला, फिर होगा लेक टिमसा, और उसके बाद ग्रेट बिटर लेक, फिर लिटिल बिटर लेक, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मिलान करने के लिए दिया गया है उष्णकटिबंधीय चक्रवात के विभिन्न नाम और देश। विली विली किस देश में आने वाला चक्रवात है? तो ये ऑस्ट्रेलिया में, यहाँ पे ये का हो जाएगा दूसरा। टैफू या टाइफून कहते हैं इसे, तो जापान और चीन में आता है ये, बी का हो जाएगा तीसरा। बैगुयो तो ये आपका आता है फिलीपींस में, सी का हो जाएगा पहला। और हरिकेन्स जो है यूएसए या संयुक्त राज्य अमेरिका, डी का हो जाएगा चौथा। 2 3 1 4, तो 2 3 1 4 आप देख सकते हैं कि डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। निम्नलिखित में से किस नदी के ऊपरी मार्ग में मीठा जल का परंतु निचले भाग में खारे जल का प्रवाह मिलता है? तो वह है लूनी नदी, जो कि राजस्थान में प्रवाहित होती है, बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। मोरीबंद डेल्टा निम्नलिखित में से किस डेल्टा का एक उपविभाग है? तो ये बंगाल डेल्टा का एक उपविभाग है मोरीबंद डेल्टा, यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। पहला दिया गया सुक्रोज की अपेक्षा प्रतीप शर्करा अधिक मधुर होती है, और आर दिया गया प्रतीप शर्करा को सुक्रोज के जल अपघटन से प्राप्त किया जाता है। तो कौन सा सही होगा इसमें? तो ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस वंश के शासकों को पुराणों में श्री पर्वतीय कहा गया है? श्री पर्वतीय कहा गया है, तो वे इक्ष्वाकु वंश के शासकों को पुराणों में श्री पर्वतीय कहा गया है। मौर्य काल में यग्रोनोमोई अधिकारी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो यह मार्ग निर्माण से संबंधित होते थे, सी ऑप्शन से हो जाएगा। और यहाँ पे भी कथन दिया गया है 2 कथन। पहला है कि हमें चोलों के विषय में उनके पूर्ववर्ती राजवंशों की अपेक्षा अधिक जानकारी है। कारण आ रहा है कि चोल शासकों ने मंदिरों की दीवारों पर अभिलेख उत्कीर्ण करने का चलन प्रारंभ किया, जिनमें उनकी विजयों के ऐतिहासिक विवरण दिए जाते थे। तो कौन सा कूट इसमें सही होगा? तो इसमें ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत सरकार द्वारा 1919 में ILO के वाशिंगटन सम्मेलन में मजदूरों का प्रतिनिधि के रूप में निम्नलिखित में से किसे भेजा गया था? ILO यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, ENM जोशी को जो भेजा गया था, यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस मुगल कालीन नगर का निर्माण फिरोज शाह की रजवाह को पुनर्जीवित करके किया गया था? तो वो है सहाब नहर, बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक्सला सापेल 1748 की संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो पहला है कि प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति इसी संधि के तहत हुई, और दूसरा है अंग्रेजों को मद्रास पुनः प्राप्त हुआ। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, कोड से बताना है। तो दोनों ही सही है, यहाँ पे सी विकल्प सही होगा कि प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति एक्सला सापेल संधि 1748 के तहत हुआ, और अंग्रेजों को पुनः मद्रास जो है प्राप्त हुआ था।
इसी संधि के तहत। अगला है मिलान करना है। तो भारतीय शस्त्र अधिनियम कब आया? तो ये आपका भारतीय शस्त्र अधिनियम 1878 में आया था। ए का हो जाएगा दूसरा। शाही पद अधिनियम 1876 में, तो बी का हो जाएगा पहला। भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम, तो ये हो जाएगा 1861 में, सी का हो जाएगा चौथा। और भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम 1869 में, डी का हो जाएगा तीसरा। 2 1 4 3, तो 2 1 4 3 यानी कि डी ऑप्शन सही है यहाँ। अगला भी मिलान करना, एक तरफ है पुस्तक और दूसरी तरफ उनके लेखक दिए गए हैं। द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन, ये किसकी रचना है या किन के द्वारा ये लिखा गया है? तो ये है लाला लाजपत राय का। ए का हो जाएगा यहाँ पे तीसरा। गीता रहस्य काफ़ी प्रसिद्ध है, बाल गंगाधर तिलक का है, तो बी का हो जाएगा यहाँ पे ए का तीसरा, बी का चौथा। ए नेशन इन मेकिंग, ये भी पूछा गया है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी का है, सी का हो जाएगा पहला। और इंडिया विंस फ्रीडम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का है, डी का हो जाएगा दूसरा। 3 4 1 2, तो पहला ही विकल्प इसमें सही है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? तो ये दिया गया है आपका भाग 9 में, यहाँ पे ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक, अगला क्वेश्चन लिखते हैं कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें अंतर्राज्यीय परिषद का गठन अनुच्छेद 263 के तहत किया जाता है, सही है। वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 280 के तहत, ये भी सही है। प्रशासनिक न्यायाधिकरण अनुच्छेद 323 ई या क, ये भी आपका सही है। और संघ लोक सेवा आयोग का गठन अनुच्छेद 315 के तहत किया जाता है, ये भी आपका सही है। तो आपसे पूछा गया है कौन सा सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे सभी जो है सुमेलित हैं, तो ये क्वेश्चन जो है आपका यहाँ पे सभी सुमेलित हैं, कोई भी जो है सुमेलित नहीं है। पूछा गया है आपसे, तो सभी सुमेलित हैं, कोई भी ऑप्शन इसमें सही नहीं होगा, सभी सुमेलित हैं यहाँ पे। और अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्रीय सतर्कता आयोग का वर्णन करता है? तो केंद्रीय सतर्कता आयोग का जो वर्णन ये भारत के संविधान के किसी भी अनुच्छेद में नहीं है, डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। और भारतीय जो केंद्रीय सतर्कता आयोग है, इसे 2003 में संसद के द्वारा पारित किया गया था और गठन भी इसका 2003 में हुआ था। संविधान के किसी भी अनुच्छेद में इसका वर्णन नहीं है, डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। और अंतिम यह क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? यहाँ भी नहीं पूछा गया है, तो अनुच्छेद 39A में दिया गया समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता, बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 39A में समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता दिया गया है। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों के गठन या संगठन से संबंधित है। अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता दिया गया है। और अनुच्छेद 48 न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण, ये आपका गलत होगा। यहाँ पे डी ऑप्शन सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण ये अनुच्छेद 50 में दिया गया है, ना कि 48 में, तो डी ऑप्शन सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों ये था आपका यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2023 सामान्य अध्ययन यानी कि जीएस पेपर का दूसरा मॉडल पेपर। इसके पहले पहला मॉडल पेपर अपलोड किया गया है, तो जो लोग नहीं देखे हैं चैनल की प्लेलिस्ट में जाएगा, आपको वहाँ से वीडियो मिल जाएगा। साथ में करेंट अफेयर्स, यूपी स्पेशल और भी वीडियो आपको मिल जाएंगे वहाँ पे। तो वीडियो अच्छा लगा हो लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।